Good morning, students. I hope you are doing fine and you are following all the precautions as suggested by the central and the state government. क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेंडेमिक जो है वो बिल्कुल भयंकर तरीके से फैल रहा है और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अब इसकी चपेट में है। सो आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी 6th सेमेस्टर की बुक इंश्योरेंस मैनेजमेंट का चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। सो लेट अस स्टार्ट। There is a definition given on the top of the slide that insurance is an arrangement in which you regularly pay an insurance company an amount of money so that they will give you if something you own is damaged, lost, or stolen, or if you die or are ill or injured. Now, insurance is actually a kind of arrangement made or given by the company just to compensate the loss incurred by the individual, me, you, or anyone. It is a kind of arrangement in which the company agrees to compensate our loss in lieu of certain amount of premium we pay. जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे लॉस को कंपेंसेट करती है, वो लॉस हमारे जीवन का हो या किसी भी ऐसी प्रिय वस्तु का हो जिसका हमने बीमा करवाया था, और इसके बदले में कंपनी हमसे क्या चार्ज करती है, वो हमसे चार्ज करती है एक अमाउंट जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब इंश्योरेंस जो है बेसिकली दो तरीके का होता है। एक जो कैटेगरी है उसको लाइफ इंश्योरेंस या एलआई कहते हैं, और बाकी जितने भी तरह के इंश्योरेंस हैं उसको हम जीआई या जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। और जनरल इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मोटर इंश्योरेंस, आपका मरीन इंश्योरेंस, आपका फायर इंश्योरेंस और भी जितने भी तरह के इंश्योरेंस है वो सभी जनरल इंश्योरेंस में आएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, तो 18वीं शताब्दी से ही हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस की शुरुआत इंडिया में हो चुकी थी, जब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कोलकाता में एक पहली इंश्योरेंस कंपनी खोली गई। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ही बॉम्बे में, मुंबई और मद्रास यानी कि चेन्नई में इंश्योरेंस कंपनी ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। और एलआईसी जो कि आज सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी है, 1956 में एस्टैब्लिश की गई सरकार द्वारा, और सन 2000 में जब आईआरडीए की स्थापना की गई तब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस बात की अनुमति दे दी गई कि वो भी एलआई और जीआई का कारोबार जो है वो कर सकते हैं। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी के तौर पर एलआईसी ही लोगों का बीमा कर सकती थी। उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और सारा सिस्टम ट्रस्ट के ऊपर है, तभी ये काम सरकारी कंपनी के जिम्मे छोड़ा गया था। सो इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक कंपनी आपकी किसी भी प्रिय वस्तु को या किसी भी ऐसी वस्तु को जिसका बीमा किया जा सकता है, आपके जीवन को किसी भी हानि पहुंचने की स्थिति में कंपेंसेट करने का वायदा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसके बदले में जो आपसे राशि ली जाती है उसको प्रीमियम का नाम दिया जाता है। देन वी हैव one dictionary definition from the Oxford Dictionary: an arrangement by which a company or the state undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of a specified premium। जैसा कि आपको बताया, एक प्रीमियम के एवज में आपके जीवन को या आपकी किसी भी प्रिय वस्तु को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, और अगर उसका कोई नुकसान आपको होता है किसी भी वजह से तो आपको उसका कंपेंसेशन, फाइनेंशियल कंपेंसेशन दिया जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू दी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। द वेरी फर्स्ट इज इट इज़ अ कोऑपरेटिव डिवाइस। यस, कोऑपरेटिव बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस। बहुत सारे लोग इसमें जो है अपना पैसा लगाते हैं जस्ट टू गेन सिक्योरिटी, एंड फ्रॉम आवर एंगल इट कैन नॉट बी टेकन एज अ कोऑपरेटिव डिवाइस एक्चुअली, because यहाँ पर we are unaware of the fact that how many people are actually there with the company, कि कंपनी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। we are concerned with the company, for example LIC, for example HDFC Life or Axis or whatever the companies who are providing this kind of services। प्योर कोऑपरेटिव मैं इसलिए नहीं मानता इसको, बिकॉज यहाँ पर
पीपल आर नॉट लायबल टू कंपेंसेट समवंस लॉस। यहाँ पर लोग किसी दूसरे का लॉस कंपेंसेट करने के लिए नहीं है। हम लोग एक कंपनी को जानते हैं, हमने एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया है एंड वी नो द कंपनी ओनली। देन इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। यस, इंश्योरेंस इज अ मैकेनिज्म जिसमें कि या जिसको हम इसीलिए अडॉप्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा रिस्क है, लॉस का रिस्क, नुकसान का रिस्क, ख़त्म होने का रिस्क, वो रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किससे, उस व्यक्ति से उस कंपनी के ऊपर। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क थर्ड पॉइंट है। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक व्यक्ति का रिस्क बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है कि मान लीजिए कंपनी अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि इन केस ऑफ लॉस हम लोग आपको इतना पैसा देंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा उन्हीं लोगों के जो कॉर्पस है उसमें से आएगा। अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट कंसर्न्ड विद उस कंपनी के पास कितने क्लाइंट्स हैं कितने नहीं हैं। वी आर कंसर्न्ड विद दैट द कंपनी शुड बी ऑथेंटिक। जो कंपनी है वो एक नामी कंपनी होनी चाहिए, काफ़ी सालों से ऑपरेशनल होनी चाहिए और RDA IRDA की वेबसाइट पे उसका पंजीकरण होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर अस। सो देन इज large number of persons. Now we can discuss this with the angle of profit of the company. A company, an insurance company, can only make profits if it has large number of persons who have the policy or who are insured with the company. देखिए जाहिर सी बात है, हर कंपनी जो पैसा कमाने के लिए बैठी है and they actually works on the on the basis of certain studies. For example, average death at what age? अगर हम अनुमान लगाएं, या कंपनी जब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम तय करती है या फिर जब वो आपसे एक छोटा अमाउंट लेती है और एक बड़ा अमाउंट देने का आपको वायदा करती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है और 2 किस्तें देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो बाकी जो पैसा कंपनी अगर अपने घर से सबको देने लग जाएगी तो दिक्कत है। तो कंपनी अपना पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है? वो आपके मेरे जैसे लोगों से इकट्ठा करती है। सो फॉर द सक्सेसफुल operation of a business and profitable operations of a business, it is good or it is sort of mandatory for the company to have large number of people as their clients, customer or insured persons. Then is risk evaluation. Risk evaluation is associated with the finalization of the premium part actually, कि while finalizing premium कंपनी ये देखती है कि what is the amount of risk. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख का LIC की मैं बात करता हूँ अगर आप 10 लाख रुपए का एक प्लान लेते हैं और 20 साल की उसकी अवधि है, तो मोटा मोटा जो इनकी किस्त बनेगी, जो प्रीमियम बनेगा, वो 49 या 50 हज़ार रुपये एक साल का पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मीन्स 20 साल बाद आपको शायद 25 या 30 लाख रुपए मिलेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ LI एंड द अमाउंट इज अफेक्टेड बाय सर्टन फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर आपकी एज भी है। जितनी ज़्यादा आपकी एज है उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा कंपनी रिस्क लेने को तैयार होगी। और दूसरा, जब आप किसी प्रोडक्ट का बीमा करवाते हैं तो उस केस में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसको डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसका हम रिस्क का वैल्यूएशन लगाते हैं और उसके बाद उसका प्रीमियम हम तय करते हैं। देन इज द 6th पॉइंट, दैट इज प्रीमियम. Now premium refers to that amount which the insured person agrees to pay to the company in lieu of the services being provided by the company. कि अगर आप एक कंपनी से बीमा करवाते हैं, उसकी सर्विसेज आप लेते हैं, तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इज known in the language of insurance as premium. Then is insurance is a service. We have already read about product and services. So services are those products which are actually intangible in nature. We cannot see them, we cannot touch them. Just there is a kind of psychological satisfaction that yes, we are insured. For example, when you are going to market, आप market जाते हैं and you pay 5 rupees to a shopkeeper, he will give you a chocolate, and that chocolate is now totally yours. You either eat that or preserve that. Nobody can demand that back from you. And you are getting something physical. You are getting a kind of chocolate or some physical product in your hand. But in case of a service, you are not getting anything. Just a piece of paper is handed over to you, or
एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है आपके साथ कि यस, अब मेरा जीवन जो है वो सुरक्षित है, या मेरा परिवार जो है वो सुरक्षित है इन केस अगर कुछ हो भी जाता है तो। इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बल। देखिए, जुआ या गैम्बल एक अलग चीज़ है। इंश्योरेंस इज़ एक्चुअली अ बिजनेस, जहाँ पर कुछ लोग जिनको ये लगता है कि दे कैन मेक मनी आउट ऑफ प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन टू द पीपल, दे इशू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स। सो गैम्बलिंग में या तो आप जीते या हारे। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में इफ़ यू लूज यू विल गेट मनी, but if you survive, if the product in case of LI, if you survive, then that money is getting doubled or getting increased, so you will get certain amount of money after the maturity period. And in case of other like GI term, for example health insurance is there, motor insurance is there, yeah, there you can say that the recovery totally depends upon the loss, but again that is not gamble. You wanted your beloved product or anything to be covered or to be safeguarded by somebody, and the person who is safeguarding it is demanding certain amount of money. So what is the issue? देखिए, आप बीमा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको आपकी वस्तु से प्यार है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और आप उसका बीमा करवाते हैं, तो आप इसलिए करवा रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो मैं एक बड़ा अमाउंट भरने से बच जाऊं। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए। सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ गैम्बल, बट इट इज़ अ बिजनेस। देन इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी। चैरिटी वो होती है जहाँ पर आप कुछ देते हैं और बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कुछ उम्मीद नहीं करते। यहाँ पर अगर कंपनी आपको कवर दे रही है तो दे आर डिमांडिंग प्रीमियम फ्रॉम यू, सो इट इज़ नॉट एट ऑल अ चैरिटी। देन इज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता है क्षतिपूर्ति। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया 8 लाख रुपए का या 9 लाख रुपए का, और लॉस हुआ 80,000 रुपये का या 90,000 रुपये का। सो द कंपनी इज लायबल टू पे यू 90,000 रुपीज ओनली। द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस और द अमाउंट ऑफ लॉस, विच एवर इज लेस, देन इज एटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस इज एक्चुअली an agreement of two parties who are supposed to be faithful to each other. Like the company is not supposed to hide anything from the concerned person, and in the same way the concerned person is not supposed to hide anything. For example, in case of health insurance, the company says that we believes you. If you are having any pre-existing disease, then you are supposed to tell us, but if it is identified later, then the contract will be cancelled. It will be taken as a breach. So विश्वास के ऊपर ये जो है बीमे का जो काम है वो चलता है। देन इज ए टाइप ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 है, उसमें जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें कि हम जो विशेषताएं हैं वो लेते हैं कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो तीनों शर्तें जो ये पूरा करता है, तो इसी बिना पे इसको हम एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो ये कुल 12 पॉइंट थे नेचर ऑफ इंश्योरेंस के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर द फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट टॉक्स अबाउट कि जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है और जिस चीज़ का बीमा करवाया जा रहा है, उस व्यक्ति का उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी, ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ। सो ए हैज सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन बीज लाइफ एंड वाइस वर्सा, बी हैज सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एज लाइफ। सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? अ पर्सन इज रिगार्डेड एज हैविंग एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन समथिंग when the loss or damage to the item concerned would cause that person to suffer a financial loss or any other kind of loss। कि जब उस चीज़ का जिसका हम बीमा करवाने जा रहे हैं उसको होने वाले नुकसान से हमारा कोई व्यक्तिगत नुकसान होता है,
तो इसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये मेरे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पार्ट है या है। देन इज द पॉलिसी होल्डर must stand to suffer a direct financial loss in the event of loss incurred to the beloved product or whatsoever on which we have taken an insurance policy। सीधा सा मतलब ये है कि उस व्यक्ति का उस वस्तु में हित जो है निहित होना चाहिए, और उस वस्तु को होने वाले किसी भी नुकसान से उस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। ये हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन। इसका मतलब है कि बीमा कंपनी को आपके रिस्क को हस्तांतरित करने का अधिकार है। वो कैसे है, पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। देखिए, आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा था आपके घर पे, आपके घर में आग लग गई, और आग लगने का कारण था पड़ोसी के द्वारा जलती हुई चिंगारियां, जलती हुई मशाल या जलते हुए पटाखे आपके घर पर फेंकना। नाउ यू विल आस्क फॉर क्लेम फ्रॉम द कंपनी। आप कंपनी से क्लेम मांगेंगे, और कंपनी आपके पड़ोसी के ऊपर केस कर सकती है कोर्ट में कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन वी हैव सफर्ड अ लॉस। तो कंपनी को यह अधिकार है कि जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया या जिस व्यक्ति की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, वो भरपाई उससे करें। यह है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्गेशन। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसकी मैंने पीछे भी बात की कि इन द केस ऑफ लॉस के केस में कंपनी जो है वो इट इज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस और अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच एवर इज लेसर। भाई मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया था कि 8-9 लाख की आपकी गाड़ी है, एक्चुअल लॉस 90,000 रुपये का, तो कंपनी 90,000 ही देगी, वो 9 लाख रुपए क्यों देगी आपको। ये जनरल इंश्योरेंस के केस में अप्लाई होता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में इन केस ऑफ डेथ फुल अमाउंट विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड पर्सन या उसकी फैमिली। देन इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति एक ही वस्तु पे कई कंपनी से पॉलिसी ले लेता है, जैसे मान लो मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर, जो कि 10 लाख की गाड़ी थी, जब सिस्टम ऑनलाइन नहीं था तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाया करती थी, तभी शायद ये रूल बनाए गए थे, तभी ये प्रिंसिपल बनाए गए थे। ध्यान से सुनना इसे। मान लीजिए मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तो मैंने एक कंपनी से 10 लाख का बीमा करवा लिया उसका, और दूसरी कंपनी से 5 लाख रुपए का, और उसको लॉस हुआ गाड़ी को 3 लाख रुपए का। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि आई एम लायबल टू गेट ओनली 3 लाख रुपीज फ्रॉम आइदर ऑफ द कंपनी और इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। और ये किस प्रपोर्शन में रहेगा, ये बीमे की राशि के प्रपोर्शन में रहेगा। फॉर एग्जांपल, पहली कंपनी से हमारा 10 लाख का था, दूसरी कंपनी से हमारा 5 लाख का था, तो 3 लाख के लॉस के केस में पहली कंपनी से हम 2 लाख रुपए लेंगे और दूसरी कंपनी से 1 लाख रुपए लेंगे। कंपनी हमें मिलकर कंपेंसेट करेंगी, ना कि हम दोनों से ही पैसे ले लें। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तो इस तरह के फ्रॉड काफ़ी हो जाते थे। देन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मैंने पहले भी कहा था कि बीमा जो है ये आपसी विश्वास पर आधारित है। कंपनी ये मान के चल रही है कि इंश्योर्ड ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, और इंश्योर्ड पर्सन ये मान के चल रहा है कि कंपनी ने हमसे कुछ नहीं छुपाया। इन केस अगर हम कुछ छुपाते हैं तो कंपनी हैज़ द राइट टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। देन है प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा। कुछ जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के हैं, चूँकि इंश्योरेंस जो है एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक या सब्जेक्ट है, तो जिस जगह से उसका उदय हुआ उसी भाषा के जो प्रचलित शब्द हैं उन्हीं में वो चलाया जा रहा है। सो कोजा प्रोक्सिमा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स प्रोक्सीमेट और नियरेस्ट कोज। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि नुकसान की सबसे नज़दीकी वजह क्या हुई। एक केस लिख रखा है बुक में आपकी, हैमिल्टन वर्सेस पेंड्रॉफ 1887 का केस है। अ शिप वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट
डैमेज बाय सी वाटर, एक जो जहाज़ था, पानी का जहाज़ था, चूँकि पहले ज़माने में जो आपका वाटरवेज थे वो यातायात के संसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा, साधन के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अभी होता है, परंतु उस समय चूँकि आप कह सकते हैं यही एकमात्र साधन था, 1887 की बात है, लंबी यात्राओं के लिए। तो सी वाटर से लॉस के लिए उसको हमने इंश्योर्ड किया, और हुआ क्या, जहाज में पानी भर गया, हमारा माल खराब हो गया। कंपनी ने जब पड़ताल की तो पाया कि बाथरूम में चूहों ने छेद कर दिया था, जिससे समुद्री पानी जो है वो जहाज के अंदर आ गया था। और कंपनी ये कह के क्लेम से बचना चाह रही थी, पर कोर्ट ने फैसला यही दिया कि चूँकि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो समुद्री पानी की वजह से ही हुआ है, सो आपको जो है उसको लॉस को कंपनसेट करना पड़ेगा। देन इज लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। नाउ इट मीन्स दैट सिर्फ इसलिए कि भी मैंने बीमा करवा रखा है और मैं आराम से बैठा रहूँ, नो, आपको नुकसान को कम करने के लिए प्रयास करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसमें लग गई आग लग गई और आप कुर्सी डाल के बैठ गए सामने कि ठीक है भाई, जल रहा है जलने दो, मुझे क्या लेना, मेरा तो बीमा। नो, इस केस में कंपनी आपको प्रीमियम कंपनसेशन नहीं दे सकती, क्योंकि आपने उस आग को बुझाने का प्रयास नहीं किया। आपका जो रैशनैलिटी है, जो धर्म है, वो ये कहता है कि आपके घर में अगर आग लगे तो आप उसको बुझाइए, बजाय कि ये इंतज़ार करने का कि मेरा चूंकि बीमा है तो मुझे क्या लेना, मैं तो पैसे ले लूँगा कंपनी से। नो, मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि आप जो इंश्योर्ड पर्सन है वो लॉस को कम से कम करने का प्रयास करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था वो नेचर था और प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स और चैप्टर के बाकी पोर्शन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।